जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक नई वीडियो में। आज का वीडियो है बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट पर। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमने बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट चालू किया है, वॉल्यूम 2, जो मार्केट में लेटेस्ट आया हुआ है। इसमें से हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और आज का हमारा जो सेट नंबर होगा वो होगा 13। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा लें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाए। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन सेट नंबर 13 का क्या है। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका शिक्षा सुधारों के लिए लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी। तो हंटर आयोग की जो नियुक्ति की गई थी वो की गई थी 1882 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1। जो हंटर आयोग है ये क्या है कि देश का प्रथम शिक्षा आयोग, जिसको हम लोग भारतीय शिक्षा आयोग, जिसे हंटर आयोग भी कहा जाता है। और इस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के विकास तथा बेहतर प्रबंधन के लिए क्रांतिकारी सुझाव प्रस्तुत किए थे। तो इस प्रकार जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि ओली ओली निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता का आधिकारिक शुभंकर है। जो ओली है ये हॉकी विश्व कप 2023 का जो है आधिकारिक शुभंकर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत 2023 की सूची में शामिल हुआ है। तो वह हुआ है गरबा। और गरबा किस राज्य में है? यह है गुजरात में। तो गरबा में दो ठो नृत्य है, एक डांडिया है और गरबा है। तो गरबा को 2023 की सूची में शामिल किया गया, विरासत सूची में। और आपका जो कालबेलिया है ये राजस्थान का है, जो कि सपेरा जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है और इसको 2010 में शामिल किया गया है। और ये आपका क्या है? छऊ। छऊ कहाँ है? तो ये आपका है बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में प्रचलित लोक नृत्य है, जिसे सूर्य पूजा के अवसर पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मंगोलिया देश किस महाद्वीप में स्थित है। मंगोलिया देश है आपका एशिया महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर सी। अब क्या है कि मंगोलिया देश की राजधानी कहाँ है? तो वह है उलान बटोर। और इसकी मुद्रा का नाम क्या है? तुगरिक। और गोबी मरुस्थल क्या है कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? गोबी मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थल पर स्थित है। वह है कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि डैश सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। वह है भारत और बांग्लादेश। ये विश्व में पूछी गई है कि 5वीं सबसे बड़ी सीमा है, जिसकी लंबाई और भारत और जो बांग्लादेश के बीच है वह है 40-96 किलोमीटर। और पूछेगा क्या कि अगर विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला जो देश है वह है कनाडा। वो कौन है? कनाडा है। सबसे लंबी सीमा है कनाडा का। अगला क्वेश्चन क्या है कि वन जैव विविधता संस्थान डैश में स्थित है। वन जैव विविधता संस्थान आपका कहाँ है? हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी। और विविध दिवस जो जैव विविधता दिवस जो मनाते हैं वो मनाते हैं 22 मई को। जैव विविधता दिवस का मनाते हैं 22 मई को। और हैदराबाद जो है किस नदी के किनारे है? तो वह है मूसी नदी के किनारे। और हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर कहा जाता है। और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? वह हैदराबाद में स्थित है। और भारत में सबसे अधिक प्राकृतिक रबड़ का जो उत्पादन होता है वो होता है केरल में। और हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपा शास्त्र स्थल से वायु वाला प्रक्षेपा शास्त्र है? स्थल से वायु वाला। तो इसका जो राइट आंसर होगा आकाश। आकाश प्रक्षेपा शास्त्र क्या करता है कि स्थल से वायु प्रक्षेपा शास्त्र है। और आकाश मिसाइल की जो मारक क्षमता है वह है 25 किलोमीटर। कितना है? 25 किलोमीटर है। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का जो नाम दिया गया है वो दिया गया इंद्रजाल। क्या नाम दिया गया है? इंद्रजाल दिया गया है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व खाद्य की गुणवत्ता, वहन तथा उपलब्धता में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा खाद्य पुरस्कार की स्थापना की गई थी? तो जो खाद्य पुरस्कार की जो स्थापना की गई थी प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग। ऑप्शन नंबर सी।
अब पूछा जाएगा कि बोरलो पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी। तो बोरलो पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 1972 में की गई थी। और नॉर्मन बोरलो जो है हरित क्रांति का जनक है, हरित क्रांति के जनक। ये आपका हो गया विश्व में। पूछा गया कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, वह है MS स्वामीनाथन। और बोरलो पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपया, स्वर्ण पदक एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हेतु चंद्रमा लैंडर SLIM लॉन्च किया है। तो किस देश ने किया है, तो वो किया है जापान ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि एशियाई खेलों में क्रिकेट को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया। एशियाई खेलों में जो क्रिकेट को शामिल किया गया था वो किया गया था 2010 में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपका मिलान करना है और बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी असत्य है। पहला बोला गया कि ऑपरेशन गंगा क्या इराक से संबंधित है, नहीं। पहला क्वेश्चन ही आपका गलत है, बाकी बात आपका सही है। कि कावेरी सॉरी ऑपरेशन कावेरी सूडान से सही है। ऑपरेशन राहत यमन से संबंधित है। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से संबंधित है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता किस देश से लिया गया है। तो द्विसदन प्रणाली की जो विशेषता लिया गया है वो लिया गया है ब्रिटेन से। ब्रिटेन से और क्या क्या लिया गया है, कानून के का समान संरक्षण लिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है ब्रिटेन से। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया लिया गया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। फ्रांस से क्या लिया गया है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता समता और बंधुत्व की जो नारा लिया गया है वो लिया गया है फ्रांस से। जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकालीन शक्ति जर्मनी से लिया गया है। और आयरलैंड से जो लिया गया है नीति निर्देशक तत्व जो लिया गया है आयरलैंड से। समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा जो लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है वो रूस से। और मौलिक अधिकार जो लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है। आगे क्वेश्चन क्या है कि आर्य समाज और दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आर्य समाज और दयानंद सरस्वती के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन आपका क्या है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है, मूल शंकर तिवारी है। बिल्कुल ये कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन क्या है कि दयानंद सरस्वती गुजरात के मूल निवासी थे, ये बात भी सही है। और आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, ये बात भी सही है। यानी तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपका मैथ का है। अगर मैथ का आप हल करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और आपको वहाँ PDF फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाएगा। अगर ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे हम टेलीग्राम का, वहाँ से आप ज्वाइन करके इस सारे हल कर सकते हैं। आंसर भी हम आपको देंगे जिससे आप मिला के ये भी पता कर सकते हैं कि कितना हमारा सही हुआ और कितना गलत। चलिए देखते हैं आगे जी के जी इसका क्वेश्चन क्या है। ये रहा क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है। दक्कन की जो कुंजी माना जाता है वो माना जाता है असीरगढ़। ऑप्शन नंबर सी, असीरगढ़ को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ स्तूप जो माना जाता है वो माना जाता है सांची। ऑप्शन नंबर सी। और सांची जो है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक छोटा सा नगर है। अगला इसमें क्या है कि सांची स्तूप को सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि जातक कथा किससे संबंधित है। तो जो जातक कथा संबंधित है ये संबंधित है गौतम बुद्ध से। ऑप्शन नंबर ए। आगे इसमें और क्या देखते हैं कि जातक कथा जो है बौद्ध धर्म का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित है, जातक कहलाता है। और ये जातक जो है पाली भाषा में है। जातक क्या है, पाली भाषा में है। और बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का जो वर्णन है वह मिलता है छंदोग उपनिषद में मिलता है। किसे मिलता है, छंदोग उपनिषद में। आगे क्वेश्चन क्या है कि दारा शिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया था। वो किया था सिर ए अकबर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन आपका क्या है, आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है
ये आपको मिलान करना है। क्या करना है आपको? मिलान करना है। देखते हैं, इसको मिलान कीजिए। क्या है इसका? पूछा जा रहा है कि पन्नालाल घोष, पन्नालाल जो घोष है ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है बांसुरी से। एक का 4 होगा। आगे क्या है कि पालधर रघु, पालधर रघु किससे संबंधित है? तो वह है मृदंग से। पालधर रघु मृदंग से संबंधित है। लतीफ खां किससे संबंधित है? तो लतीफ खां संबंधित है तबला से। लतीफ खां तबला से। और एस बालचंद्रन ये संबंधित है आपका बीना से। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि विश्व धरोहर स्थल के संबंध में विषम का पता लगाएं। विश्व धरोहर स्थल में तो ताजमहल को भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, सूर्य मंदिर को भी किया गया है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को भी किया गया है, लेकिन जो राष्ट्रपति भवन है इसको विश्व विरासत की सूची में शामिल नहीं किया गया है। और दिसंबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कुल 42 विश्व धरोहर स्थल है। कितना है? 42 विश्व धरोहर स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि वायुमंडल की किस परत में उल्का पिंडों के जलने की घटनाएं हो सकती है? उल्का पिंड का जो जलने की जो घटनाएं हो सकती है वो किस मंडल में हो सकती है? वो हो सकती है मध्य मंडल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मध्य मंडल का जो विस्तार है ना वो सागर तल से 50 से 85 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। और मध्य मंडल के ऊपरी सीमा को मेसोपाज कहते हैं। यहाँ तापमान में गिरावट होती है। और वायुमंडल को तापमान की स्थिति तथा अन्य विशिष्टताओं के आधार पर 5 विभिन्न स्तरों में बांटा गया है। पहला आपका सबसे नीचे क्या है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर क्या है? समताप मंडल। समताप मंडल के ऊपर में क्या है? मध्य मंडल। मध्य मंडल के ऊपर में क्या है? आयन मंडल। और सबसे ऊपर में क्या है? बहिर्मंडल है। सबसे ऊपर में बहिर्मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि कौन सी नदी जोग जलप्रपात सृजित करती है, जिसको हम लोग गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है? वो करती है शरावती नदी। ऑप्शन नंबर डी शरावती नदी। शरावती नदी जो है जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। जोग जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। और चौड़ाई की दृष्टि से जोग जलप्रपात भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। जोग जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। और शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वह है कावेरी नदी पर। किस पर है? कावेरी नदी पर। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? पहाड़ी राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदान की जाने वाली एकल सहायता राशि कितनी होगी? तो एकल सहायता राशि जो होगी वो होगी ऑप्शन नंबर बी 1,30,000 रुपया। 1,30,000 रुपया। 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना पुनर्गठित किया गया था। क्या किया गया था? 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि आई एम एन अथिस्ट शीर्षक पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? वह है भगत सिंह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन क्या है कि भगत सिंह, बलवंत सिंह और अर्जुन सिंह के नाम से पत्रकार का भी कार्य किए हैं। आगे आपका क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था? आरंभ किसने किया था? मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? वह किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। किसने किया था? भीमराव अंबेडकर ने। कब किया था? तो 3 अप्रैल 1927 में किया था। कब किया था? 3 अप्रैल 1927 में। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित किसने लिखा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये बात किसने बोला था? ये बोला था आरसी माजुमदार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा है? इसका जो सही सुमेलित है वह है द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। यही इसका सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बाकी बात सब गलत
है। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे? प्रथम कौन थे? तो वो थे आपका पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली आया था और सबसे बाद में पुर्तगाली गया भी। सबसे पहले आया और सबसे बाद में गया। पहला आया था वास्को डी गामा, 1498 में कालीकर बंदरगाह पर पहुंचा था और जमोरी ने उसका स्वागत किया था। कंपनी देख लेते हैं। पहला आया था ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका आगमन 1502 ईस्वी में। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो भारत की जो प्रमुख खाद्य फसल है वो है चावल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और सबसे अधिक कुल बोई गई फसल में धान की खेती होती है। सबसे ज्यादा किसकी खेती होती है? धान की। और धान की खेती के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है ना। और विश्व की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो गेहूं है। गेहूं क्या है? विश्व की प्रमुख खाद्य फसल गेहूं है। और भारत की जो पूछा जाएगा तो वो पूछा जाएगा आपका, तो वो है आपका चावल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है और इसका आप हल करना चाहते हैं तो हम इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहां से आप हल कर सकते हैं। और हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा टेलीग्राम से, वहाँ पर ये पीडीएफ मिलेगा। और टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। 61 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है कि 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें थी। 1919 के जो अधिनियम की प्रस्तावना में कौन सी बातें थी? तो प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए और स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाए। दोनों बातें थी 1919 के अधिनियम में। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं कि केंद्रीय और प्रांतीय सरकार के अधिकारों का स्पष्ट विभाजन कर दिया गया और केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा को द्विसदनीय बनाया गया। तो प्रथम बार भारत में महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया 1919 अधिनियम के तहत दिया गया। 1919 के अधिनियम के तहत पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। और इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि प्रांतों में द्वैत शासन लागू करना था। प्रांतों में द्वैत शासन लागू करना था। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सत्तावासन करना राष्ट्रपति की किस शक्ति से संबंधित है? सत्तावासन करना जो है राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है? क्या न्यायिक शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है, विधायिक शक्ति है कि विवेकाधिकार शक्ति है? नहीं, इसका जो विधायिक शक्ति है। ऑप्शन नंबर सी। सत्तावासन मतलब कि समाप्त कर देना। और ये किस आर्टिकल के तहत करते हैं? तो ये आर्टिकल 85 के तहत सत्तावासन करते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। संसद का सत्तावासन कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत में 3 सत्र होते हैं, सत्तावासन को समाप्त कर सकते हैं। पहला आता है बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, इसको समाप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? और आर्टिकल 174 के अंतर्गत राज्यपाल को विधानसभा का आहूत सत्तावासन और भंग करने का अधिकार है। 174 के तहत राज्यपाल को और आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में कौन अभिलेख न्यायालय है? तो अभिलेख न्यायालय कौन है? वो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, दोनों क्या है? अभिलेख न्यायालय है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इसमें आगे देखते हैं क्या है कि आर्टिकल 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है और आर्टिकल 215 के तहत उच्चतम न्यायालय है। आर्टिकल 129 के तहत और उच्च न्यायालय है आर्टिकल 215 के तहत अभिलेख न्यायालय होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत और चीन के बीच भारत चीन जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था अक्टूबर 1962 में। कब हुआ था? तो 20 अक्टूबर 1962 को शुरू हुआ था भारत और चाइना के बीच युद्ध। भारत और चीन के जो बीच की जो रेखा उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। मैकमोहन रेखा की जो निर्धारण हुआ था तो वो हुआ था 1914 में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है कि कारगिल युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? कारगिल युद्ध के दौरान भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और कारगिल युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो कारगिल युद्ध जो हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। और ये कब लड़ा गया था? तो 26 जुलाई 1999 को लड़ा गया था। इसीलिए हम लोग 26 जुलाई को
कारगिल विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ईरान की मुद्रा क्या है ना, ईरान की मुद्रा क्या है? तो ईरान की मुद्रा है आपका रियाल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व के कितने देशों की मुद्रा को मुद्रा चिन्ह संबंधी रूप दिया गया है? कितने देशों को दिया गया है? तो वो दिया गया है आपका 5 देशों को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं है? तो कन्नड़ भाषा 2008 में ये सही है, मलयालम भाषा 2013 में ये भी सही है, उड़िया भाषा 2014 में ये भी सही है, लेकिन संस्कृत को जो शास्त्रीय भाषा को जो रूप में दर्जा दिया गया है ये 2004 सही नहीं है। इसको कब दर्जा दिया गया था? तो 2005 में दिया गया था, 2005 में। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। जन स्वास्थ्य है, जन उपयोगी सेवाएं हैं, स्वच्छता का प्रबंध है, लेकिन लोक व्यवस्था का अनुरक्षण यही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में मुगल साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? मुगल साम्राज्य के बारे में बताना है, कौन सा कथन सही है? पहला बोला गया है कि पानीपत के द्वितीय युद्ध के साथ अकबर के शासन और उसके क्षेत्रीय विस्तार की भी शुरुआत हुई थी, बिल्कुल ये सही है। और हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के शासन के दौरान जून 1876 में लड़ा गया एक ऐतिहासिक युद्ध था, ये बात भी सही है। तो दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन कौन स्वशासी संस्था की स्थापना की गई थी? वो की गई थी आपका पंचायत का। किसकी की गई थी? पंचायत का। और ये भारत के संविधान के आर्टिकल 243 के ख में ये बात प्रावधान किया गया है। इसमें किया गया है? आर्टिकल 243 के ख में किया गया है। और पंचायतों का जो कार्यकाल 5 वर्ष किया गया है, ये आर्टिकल 243 के अढ़ में किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है प्लानिंग एंड द पुअर, प्लानिंग एंड द पुअर जो का जो पुस्तक का जो लेखक है ना, वो कौन है? वो है आपका बी.एस. मिन्हास। कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? बी.एस. मिन्हास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? चलिए देखते हैं कौन सही है इसका। पहला बोला गया है कि एक न्यूनतम गारंटी युक्त पेंशन योजना जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों को लक्ष्य बनाती है, बिल्कुल ये सही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि परिवार का केवल एक ही व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है, ये भी सही है। अभिदाता की मृत्यु के बाद जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि इसमें गारंटी रहती है, ये बात भी सही है अटल पेंशन में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्म ना उपयोग किया जाता है? तो कौन सा फॉर्म उपयोग नहीं किया जाता है? तो वो फॉर्म 6B का उपयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है वो किसको जोड़ता है? वो जोड़ता है सदिया से और धुबरी को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ना ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है। किस संबंधित है? ब्रह्मपुत्र नदी से। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 में जो है ना पांडु बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 में सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है? पांडु बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन क्या है? ये आपका देख सकते हैं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। आप इसका अगर हल करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस PDF को लगा सकते हैं, सेट लगा सकते हैं। हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा आपका टेलीग्राम का चैनल, वहाँ से जुड़ करके इस सब को हल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि आपका ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ से आपका क्या है, तो यहाँ से आपका है GK/GS का। इसमें क्या है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? किस साम्राज्य को जो चेरी नाम दिया गया था वो दिया गया था अवध। अवध राज्य को चेरी नाम दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1। और डलहौजी ने अवध राज्य का विलय 1856 के समय में 1856 के समय में अवध को विलय कुशासन के आरोप में कर लिया था। किसके मतलब कि कुशासन के आरोप में विलय कर लिया था।
अगला क्वेश्चन आपका क्या है, इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है, तो देखते हैं। पहला है क्या कि जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती की जाती है, बिल्कुल ये बात सत्य है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वी कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं, ये भी सही है। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य है, ये भी सही है। नीचे वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच की सीमा देखा है, नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रखा है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है, तो नेपाल से जो नहीं जुड़ी है वो नहीं जुड़ी है झारखंड का, झारखंड का नहीं जुड़ी है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। भारत और नेपाल के बीच की जो सीमा बनाता है वह 1751 किलोमीटर बनाता है, 1751 किलोमीटर। आगे इसमें क्या क्वेश्चन है कि भारत और नेपाल के बीच सीमा जो है विवाद काला पानी और लिम्पियाधुरा और लिपुलेख क्षेत्र को लेकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संबंधित क्षेत्र स्थित है। आवृत्ति के आधार पर जो है हिमालय और कच्छ के क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी 1916 में। कब की गई थी, 1916 में। और भारत में 25 उच्च न्यायालय है, कितना है, तो भारत में 25 यानी 25 उच्च न्यायालय है। और पटना उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था, सर एडवर्ड एम चेम्स चामियार थे। कौन थे, चामियार थे। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन है, वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। भारत के उच्चतम न्यायालय में 34 मुख्य न्यायाधीश होते हैं। 34 क्या होते हैं, मुख्य न्यायाधीश। 34 न्यायाधीश होते हैं, सॉरी 34 न्यायाधीश, जिसमें से मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि 25 डिग्री के भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में कौन सा कथन सही और गलत है, तो ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर प्रति सेकंड होती है, बिल्कुल ये बात सत्य है। आसुत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है, ये भी बात क्या है, सत्य है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सत्य है। और ध्वनि क्या है आपका, वह है अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग। और ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन ताप का प्रभाव पड़ता है। प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप के बढ़ने पर ध्वनि की जो चाल होती है 0.61 मीटर पर सेकंड की दर से बढ़ती है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, क्योंकि ध्वनि की चाल जो सबसे अधिक होती है वो होती है ठोस में। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कोलाइडी विलियन में टिंडल प्रभाव जो होता है वो क्या होता है, टिंडल प्रभाव जो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश के क्या होता है, प्रकीर्णन के कारण। अब टिंडल प्रभाव कहा जाता है किसको, जब कोलाइडी से लंबवत प्रकाश की किरण गुजरती है तो प्रकाश का गमन पथ दिखने लगता है, और इस गुण को टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। अब कोलाइडी विलियन में है क्या क्या, तो आपका सोल क्या है, सोल पायस जेलू एरो सोल, ये सब क्या है, कोलाइडी विलियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि गोल कृमि इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता, गोल कृमि में कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता, तो वो होता है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र मौजूद नहीं होता है, इसे नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इसमें बोला गया है कि संघ एस्केलमिंथीज संघ को नेमेटो हेलमिंथीज या नेमेटोड अथवा गोल कृमि कहते हैं। नेमेटोड का शरीर जो है क्यूटिकल से आवृत लंबा बेलनाकार धागे नुमा व दोनों सिरों पर नुकीला होता है। क्या होता है, नुकीला होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से आपको क्या करना है, मिलान करना है। देखते हैं कि सेक्सटेंट का जब हम लोग प्रयोग करते हैं दो दृश्यमान वस्तुओं के बीच कोण को मापने के लिए क्या करते हैं, कोण को मापने के लिए करते हैं। और ओडोमीटर जो होता है ना, ओडोमीटर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, ओडोमीटर का जो हम लोग प्रयोग करते हैं ना वो करते हैं 2 का जगह 4, 2 का क्या जगह 4, वो हो जाएगा आपका वर्षा की मात्रा को मापने के लिए 2 का 4 हो जाएगा। 3 का बोला गया है कि थर्मोपाइल का जब लोग प्रयोग करते हैं किसी सतह के तापमान को मापने के लिए करते हैं थर्मोपाइल। और पायरोमीटर क्या होता है कि विकिरित उष्मा की अल्प मात्रा को
मापने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि डैश की इकाई सीपीयू का वह भाग है जो प्रोसेसर के संचालन को नियंत्रित या निर्देशित करता है। वह करता है नियंत्रण। नियंत्रण इकाई सीपीयू का वह भाग है जो प्रोसेसर के संचालन को नियंत्रित व निर्देशित करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात होता है, सबसे पहले अमोनिया का फार्मूला क्या आता है, NH3। क्या था, NH3। नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 14 और हाइड्रोजन का 1, और 3 हाइड्रोजन है तो 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि व्यावसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है। व्यावसायिक तौर पर जो अमोनिया बनाई जाती है वो किस विधि से बनाते हैं, तो वो बनाते हैं हेबर विधि से। किस विधि से बनाते हैं, तो हेबर विधि से बनाते हैं। और यह एक ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। क्या ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और हेबर विधि द्वारा अमोनिया उत्पादन हेतु जो उत्प्रेरक के रूप में हम लोग जो प्रयोग करते हैं ना, वो करते हैं लोहे का चूर्ण का। किसका प्रयोग करते हैं, तो लोहे के चूर्ण का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये सकते हैं न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। देख सकते हैं जब किसी प्रकाश की किरण माध्यम ए से माध्यम बी में गमन करते दर्शाया गया है, माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि अपवर्तनांक बराबर क्या आता है, साइन आई बटे साइन आर। साइन आई बटे साइन आर। ये कोण अगर 60 डिग्री है, ये कोण आपका क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो मान रख सकते हैं साइन आई का मान 60 डिग्री और इसका 45 डिग्री। हल करने के बाद ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी को सूर्य की परावैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है, वो रखता है ओजोन। और ओजोन का जो फॉर्मूला है वो है O3। अगला क्वेश्चन है कि सोनार एक ऐसा उपकरण है जिसमें डैश वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति मापने के लिए पराश्रव तरंग का उपयोग किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है उपयोग इसका, वो किया जाता है पानी के अंदर। और सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेनिंग होता है। साउंड नेविगेशन एंड रेनिंग। अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगर आप इसको हल करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए और इसको वहाँ PDF लगाइए। जितना से जितना सेट लगाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना बेहतर से बेहतर आपका स्कोर बढ़ेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो इसको लगाना ना भूलें और हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं और वहाँ ही आपको सेट मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि एक आनुवांशिक रोग लक्षण प्रारूपी समान है किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों में स्थानांतरित होता है, तो यह रोग क्या है, लिंग, सहलग्न और प्रभावी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 122 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की है। तो रेडियोधर्मी प्रकृति का जो है वो है आपका रेडॉन। क्यों, किसकी, इसकी परमाणु संख्या जो होती है वो होती है 86। अगला क्वेश्चन क्या है कि एंटीबायोटिक्स के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत है। एंटीबायोटिक क्या करता है, एंटीबायोटिक विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होता, ये बात सही है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो उसका मतलब वो कथन क्या है, सत्य है। अगला बोला गया है कि एंटीबायोटिक जुकाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होते, ये भी सही है। एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं, ये बात क्या है, सही है। और एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं, नहीं। यही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है। तो जो कार्ल लिनियस है उसको किस रूप में जाना जाता है, उसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी को क्या कहते हैं, कार्ल लिनियस कहा जाता है, कार्ल लिनियस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या है। अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ जो क्रम क्या है, तो सबसे ज़्यादा गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। क्यों, क्योंकि गैस के बीच का जो गैप होता है ना वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण से उसमें अणु का जो गति फास्ट होता है। द्रव में थोड़ा वो सघन होता है और ठोस में पूरा सघन होता है, तो ज़्यादा गति नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है कि घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज का तार उस धातु से बनी होती है जिसका प्रतिरोध कम हो, विशिष्ट घनत्व कम हो, चालकत्व तो कम हो, नहीं, गलनांक कम हो। गलनांक कम होगा तभी तो और सब उपकरण सुरक्षित रहेगा।
तो गलनांक अगर हाई कर देंगे तो सारा उपकरण क्या हो जाएगा, क्षतिपूर्ति हो जाएगा, क्षतिपूर्ति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने पर मांसपेशियों में जो थकान होती है ना, वो होती है लैक्टिक एसिड। किसके कारण से होता है लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक अम्ल के कारण ही दूध क्या आता है, खट्टा होता है। और सिरका एवं अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पाया जाता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, सिरका एवं अचार में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का जो हम लोग उपयोग करते हैं ना, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक है ना जड़ों से जल तथा खनिज पदार्थों का जो परिसंचरण करता है, ये करता है जाइलम। कौन सा करता है, तो ये करता है जाइलम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि दमा, दमा मानव शरीर के डैश का विकार है। दमा जो है ना मानव शरीर के श्वसन तंत्र का विकार है। किसका विकार है, तो श्वसन तंत्र को। फेफड़ा में सूजन को क्या कहते हैं, निमोनिया कहते हैं। फेफड़ा में सूजन हो जाना को हम लोग निमोनिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संघटक जो है ना नहीं होता है, वो कौन सा नहीं होता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी 2 नंबर और 3 नंबर नहीं होता, बाकी बाद 1 नंबर और 4 नंबर होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का जो उदाहरण नहीं है। प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण इंद्रधनुष का निर्माण है, तारों का टिमटिमाना भी है, मानव आंखों द्वारा छवि का निर्माण करना भी है, लेकिन अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल दिखाई देना, अस्त होते समय सूर्य का रंग जो लाल दिखाई देता है वो अपवर्तन के कारण नहीं दिखाई देता है, वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण देता है ना, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण देता है, रंग दिखाई देता है। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होगा उसका प्रकीर्णन उतना ही क्या होगा, कम। प्रकीर्णन मतलब क्या होता है कि कम होगा, फैलेगा कम। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेयों में विलय के रूप में शामिल होती है, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम ट्रेकियोफाइटा किस उपसंघ का सदस्य है। किस उपसंघ का जो सदस्य है वो आपका लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा का समूह। लाइको लाइको लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम को हिंदी में क्या कहते हैं, लाइकोपोडियम को हिंदी में कहते हैं नागबेली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नागबेली। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। रक्त में जो हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए आयरन की आवश्यकता होगा, ऑप्शन नंबर 1। और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का जो रंग होता है ना वो लाल होता है। किसके कारण होता है रक्त का रंग लाल, हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन का स्तर ग्राम प्रति डेसीलीटर में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, ग्राम प्रति डेसीलीटर में। और हीमोग्लोबिन में जो है ना ग्लोबिन और लो आयन प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देने वाले पिक्सल को किस नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है आपका रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये देख सकते हैं आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। आप इसका PDF टेलीग्राम से प्राप्त करके वहाँ से आप हल कर सकते हैं। इधर आपका रीजनिंग का ही है, ये सारा रीजनिंग का है और आंसर भी आपको दिया है ये। और टेलीग्राम से PDF प्राप्त करके वहाँ से लगा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।